मेरा पहला डाउट है कि व्हाट इज़ द आपने जो मेंशन आया था क्रेडिट टू डिपॉज़िट रेशियो। सो मेरा पहला डाउट है व्हाट इज़ दैट एंड जो एक सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपने लिखा है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग बाय बैंक्स हैव ऑलवेज इम्पैक्टेड द अदर एसेट क्लासेस। सो व्हाट आर दोज़ एसेट क्लासेस जो impact RBI on the banks and what is the regulation which would be done by RBI on those particular asset classes? देखो, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो क्या होता है कि बैंक्स का मेन धंधा क्या है? डिपॉजिट्स लेना और उन डिपॉजिट से क्रेडिट को देना, बराबर? हम सारे बैंक में जाके एफडी करवाते हैं, बैंक में सेविंग्स करवाते हैं, ऐसे कॉर्पोरेट भी करवाता है, तो ऐसे डिपॉजिट्स करते हैं बैंक्स, यानी डिपॉजिट्स लेते हैं बैंक्स, उनके लिए लायबिलिटी बढ़ जाती है। फिर उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे, एक्सपेंस होगा। वो इंटरेस्ट की कहीं से कमाई करेंगे तभी इंटरेस्ट देंगे। वो कमाई कहाँ से करेंगे? जब किसी को क्रेडिट देंगे, लोन देंगे। तो इसलिए हम बैंक्स की परफॉर्मेंस के हम देखते हैं भाई क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो कितना है इसका। ऑब्वियसली 100% डिपॉजिट आया तो 100% क्रेडिट कर ही नहीं सकता कोई बैंक, अलाउड ही नहीं है, क्योंकि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी भी मेंटेन करनी है, मेरे को कैश रिजर्व भी मेंटेन करना है। तो मोटा-मोटा इस टाइम पे क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो 80% के करीब चल रही है। एचडीएफसी बैंक की स्पेशली मर्जर के बाद मोटा-मोटा अंदाजन 70% के करीब है, 70-73%। हिंदुस्तान के बैंकिंग सेक्टर की लास्ट ईयर अप्रॉक्सिमेटली 72-73% थी, इस टाइम पे 80% है। और एचडीएफसी का 75% मान सकते हैं ऐसा। तो अब क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, डिपॉजिट्स बढ़ते हैं, क्रेडिट हम देते हैं, ऑब्वियसली क्रेडिट ज्यादा बढ़ेगा, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, तो एक सेंस ये भी आनी चाहिए कि क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो अगर 72 से 80% हो गया, 72 से 80% हो गया, और काफी मैसिवली कोई एसएलआर और सीआरआर कम नहीं हुआ ना, पिछले 1 साल में कम हुआ ही नहीं, तो हम कहेंगे भाई पैसा कहां से आ रहा है बैंक के पास? तो ऑप्शन क्या होएगा? एक ऑप्शन होगा बैंक ना अपनी इन्वेस्टमेंट्स बेच रहा होगा, तो इन्वेस्टमेंट से पैसा आएगा, उस पैसे को बैंक कहेगा भाई इस पैसे को डिपॉजिट पे लगा, क्रेडिट पे लगा दे। ऑब्वियसली फिर आपके मन में सवाल क्या आएगा? ये बैंक क्यों बेच रहा है यार अपनी इन्वेस्टमेंट? यानी कि बैंक को ये लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट में रिटर्न उतना नहीं आएगा जितना क्रेडिट पे आएगा, ऐसा दिमाग चला रहा हूं आपके साथ कि ऐसा सोचोगे ना आप, तो आप ये वाला डाटा देखोगे, आप कहोगे भाई तेरा क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो बढ़ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट बेच रहा है क्या? क्योंकि डिपॉजिट डिपॉजिट तो एज इन एब्सोल्यूट फिगर में अगर डिपॉजिट बढ़ रहा है तो क्रेडिट तो बढ़ ही रहा है ना, तो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो बढ़ रहा है ना, परसेंटेज रिलेटिव परफॉर्मेंस बढ़ रही है ना उसकी। एवरेज 72% होता था, तू 80% पे पहुंच गया, 8% तेरा एक्स्ट्रा भाई क्रेडिट बढ़ गया। क्रेडिट बढ़ने का कोई कहीं से पैसा तो कहीं से सोर्स आया होगा, तो क्रेडिट टू डिपॉजिट का तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर तो भैया वही सेम रहेगा। आई मीन टू से अगर बढ़ता भी रहेगा तो रेशियो वाइज तो रिलेटिवली बढ़ ही रहा है, तो अगर वो बढ़ रहा है तो पैसा कहां से आएगा? तो आपका पहला चल जाएगा इन्वेस्टमेंट्स बेचेगा ये। जैसी इन्वेस्टमेंट्स बेचते आप दिखाओगे, आप कहोगे हाँ हाँ इन्वेस्टमेंट टू डिपॉजिट रेशियो हिल गई, तो आप कहोगे डन, इसने इन्वेस्टमेंट बेची है। फिर आप कहोगे भाई क्या बेचा? गोल्ड बेचा, गवर्नमेंट के बॉन्ड बेचे, बैंक शेयर में तो लगाते नहीं है, तो आप कहोगे गवर्नमेंट के बॉन्ड बेचे, क्यों बेचे? तो ऑब्वियसली या तो उनको लग रहा है गवर्नमेंट के बॉन्ड बेच दो क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स गिरने वाले हैं, प्रोवाइडेड उन्होंने पुराने खरीदे हो, या गोल्ड बेचा प्रोवाइडेड उनको लगता है गोल्ड गिरने वाला है, क्योंकि उस पे जो रिटर्न आ रहा है, गवर्नमेंट के बॉन्ड के ऊपर जो रिटर्न आ रहा है या गोल्ड के ऊपर जो रिटर्न आ रहा था, अब उनको लगता है, बैंकर को लगता है, ट्रेजरी को लगता है कि भाई नहीं आने वाला, क्रेडिट वाली टीम को बोलो भाई जाके लोन दो, क्योंकि वहां से रिटर्न कमा के लाओ, हम इन्वेस्टमेंट से रिटर्न नहीं कमा पाएंगे। एक तो ऑप्शन ये हुआ। दूसरा ऑप्शन क्या है? तो हमने देखा यार इन्वेस्टमेंट टू डिपॉजिट रेशियो हिल ही नहीं रही, कम नहीं हो रही, मतलब हिल नहीं रही मतलब कम नहीं हो रही, वही 30% के करीब बढ़ी हुई है। तो शक क्या बढ़ा? यार तेरा इन्वेस्टमेंट टू डिपॉजिट रेशियो लेटे से कम नहीं हो रहा, वही 30% की रेंज में तू खड़ा हुआ है, तो पैसा कहां से आ रहा है? तो ओ ये फ्रेश लोन ले रहा है भाई, यानी कि कहीं और से लोन लेके आगे क्रेडिट दे रहा है, यानी बोरविंग से चल रहा है। और बोरविंग्स में हम कहते हैं बैंक्स नॉर्मली सीडीज इश्यू करते हैं, सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स वगैरह, है ना। तो फिर हम कहते हैं यार ये शॉर्ट टर्म बोरविंग लेके आगे क्रेडिट दे रहा है,
पता लगा क्रेडिट ना आया, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में प्रेशर ना आ जाए, या शॉर्ट टर्म बोरोइंग के रेट्स बढ़ गए तो इसको क्रेडिट में उतना रिटर्न ना आया तो प्रेशर बढ़ जाएगा इसके ऊपर। फिर अलग रिस्क असेसमेंट पे फिर हम आगे अपनी खिड़कियां खोल लेते हैं। तो ये सारी कहानियां नॉर्मली क्या होता है ना, हर खेल अल्टीमेटली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर है। अब ये आम आदमी, आम टीवी वाला बेचारा जो मीडिया में आता है या यूट्यूब वाला, उसको कहाँ पता है ये क्या होता है? एसएलआई, सिस्टमिक लिक्विडिटी इंडेक्स, उसने कभी जिंदगी में देखा भी नहीं होगा, उसने कभी देखा पता ही नहीं, तो आम आदमी को तो पता नहीं होगा। कोई बंदा बहुत ही डीपर रिसर्च रिपोर्ट देखता होगा तो क्या करता होगा, वो ये सब चीजें देख के क्या कहेगा, मैं फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा हूँ। तो हम फंडामेंटल एनालिसिस इसलिए एवरी थर्सडे को हम गुफ्तगू वैसी कर लेते हैं कि भैया ये फंडामेंटल एनालिसिस। और अदरवाइज आपको पता ही है कि मार्केट चलाने में ना सीडी का इम्पैक्ट है ना आईडी का इम्पैक्ट है, वहां पे तो डेरिवेटिव्स ऑन डेरिवेटिव्स ही चलता है।